हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द पीसीएस ब्लूप्रिंट। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। पढ़ाई वढ़ाई उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम जहाँ तक है जून में होने की संभावना है, तो जून को मान के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आज अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक देख लिया था कि इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। ये हमने पूरा एग्जाम्पल सहित हर एक पार्ट को डिस्कस कर लिया था। आज स्टार्ट करना है मेजर सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन, यानी कोशिका अंगक और उनके कार्य, ठीक है। तो आज हमको ये स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इनके नाम, सबसे पहले तो नाम याद करने हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं। कहीं ऐसे दिख जाएं, सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ, सेल वॉल लिखा हुआ, साइटोप्लाज्म, तो ये पता रहे कि हाँ ये सेल में पाए जाते हैं, कि इसको देख के घबराना नहीं है कि अरे ये क्या नाम आ गया है। तो इसको हम सबसे पहले तो नाम याद करने का प्रयास करेंगे। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी हिंदी में कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही दूसरा नाम है इसका। इसका मतलब हो गया कोशिका झिल्ली। तो उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। हिंदी मीडियम, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कभी कभी कोशिका द्रव्य बोल देते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, जो सबसे बीच में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को वैसे न्यूक्लियोलस ही बोलते हैं, कहीं कहीं न्यूक्ली केंद्रक लिखा रहता है, तो वैसे न्यूक्लियोलस ही याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब नाभिकीय झिल्ली। मेम्ब्रेन मतलब किसी स्ट्रक्चर की, किसी संरचना की बाहरी परत, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया नाभिकीय झिल्ली। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को भी, ठीक है, राइबोसोम्स ही हिंदी में भी बोलते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बोलते हैं, या ईआर बोलते हैं, ठीक है, ईआर शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद गॉल्जी अपरेटस, इसको गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी निकाय भी बोलते हैं। गॉल्जी क्या मतलब है? गॉल्जी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम्स, फिर पराक्सीसोम्स। ऐसे कहीं आ जाए लाइसोसोम्स, पराक्सीसोम्स, तो पता रहे कि हाँ सेल में ही होती है, कोशिका में ही होती है, ऐसे देख के घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे। क्लोरोप्लास्ट, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइटोस्केलेटन, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह पता रहता है सेल में है। फिर साइटोस्केलेटन, फिर सेंट्रियोल्स, फिर फ्लैजिला, उसके बाद सीलिया। तो सबसे पहले प्रयास करेंगे कि नाम एक बार सुने सुने रहें, नाम ही याद कर लें, तो काफ़ी काम उसी से चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन जैसे अगर एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, इसको यहाँ से हटाओ, ये प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ होती है सेल वॉल, उसके अंदर, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ठीक है। उसके सबसे पहले होता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल हो गया प्लांट सेल में, सबसे आउटर लेयर, सबसे बाहरी परत क्या होती है? सेल वॉल हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर जो लेयर होती है, ये इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? तो ये क्या होती है? एक पतली लेयर होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? पतली लेयर, फ्लेक्सिबल लिपिड बाई लेयर। ये जो लेयर होती है ये लिपिड से बनी होती है। लिपिड की दो लेयर होती हैं, एक लेयर ऐसे, एक लेयर ऐसे। ये लिपिड, एक लेयर बाहर हो गई, एक लेयर अंदर की तरफ, एक लेयर ऊपर हो गई, एक लेयर नीचे हो गई। बाई है, बाई मतलब दो, तो ये दो लेयर से मिलके बनी होती है लिपिड की। लिपिड क्या होता है? वसा, वसा, लिपिड मतलब वसा, वसा की दो लेयर होती है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब इसमें क्या होते हैं कि इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन भी कई टाइप के होते हैं, जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। ये प्रोटीन क्या हेल्प करते हैं?
ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ये प्रोटीन हेल्प करते हैं। और फास्फोलिपिड क्या होते हैं, ऐसे फास्फोलिपिड के ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब कि जिसमें मूवमेंट हो सके, ऐसे है ये अगर रिजिड नहीं रहेगी, ऐसे है तो ऐसे ही नहीं रहेगी। सेल वॉल जैसा होता है, सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति, ये रिजिड होती है। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन ऐसे नहीं होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या रहेगा, अगर उसमें कोई मूवमेंट होना है तो उसमें मूवमेंट ऐसे हो सकता है, ठीक है। लिपिड की बाई लेयर, वसा की दोहरी संरचना होती है, ये मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन में देखते हैं, कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब किसी चीज़ को अगर सेल मेम्ब्रेन की ये क्या होगा, एक लेयर हो गई वसा की, ये दूसरी लेयर हो गई ये, और यहाँ से साइटोप्लाज्म स्टार्ट है, ठीक है। ये कोशिका के बाहर की तरफ है, ठीक है, ये कोशिका के अंदर की तरफ है। अब जैसे किसी चीज़ को अंदर आना है सेल के, ठीक है, तो इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो है ये हेल्प करती है सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को अंदर आने में और किसी पदार्थ को सेल से बाहर जाने में, ठीक है। अभी हेल्प कैसे करती है, बहुत टिपिकल सा फंक्शन होता है इसका, लेकिन हमको उतना नहीं जानना है, इतना जान लीजिए कि प्रोटीन के हेल्प से ये फंक्शन करती है, ठीक है। किसी चीज़ को अंदर आना, किसी चीज़ को बाहर जाना, इसीलिए उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल जिसको अपने हिसाब से ये डिसाइड करती है किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ठीक है। तो इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे होता है, सभी सेल में, सभी सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे ये यूकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। सेल वॉल की तरह नहीं है कि प्लांट में पाई जा रही है तो एनिमल सेल में नहीं पाई जाए, प्लाज्मा झिल्ली हर एक सेल में पाई जाएगी, चाहे वो बैक्टीरिया हो प्रोकैरियोटिक, चाहे वो यूकैरियोटिक या एनिमल सेल या प्लांट सेल्स हो, चाहे फंजाई हो, सब में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजिड होती है। रिजिड, अब जैसे मैंने बताया ये ऐसे ही रहेगी, रिजिड मतलब हार्ड रहती है, ठीक है। आउटर कवरिंग मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज किसमें, प्लांट में, जो प्लांट होते हैं, प्लांट में क्या होता है, ये यहाँ से हटा देते हैं। प्लांट में जो प्लांट की आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल की बनी होती है, यानी कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति, अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो एक सेलुलोज नाम के पदार्थ से, जिसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, टाइप कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। सेलुलोज की बनी होती है किसमें, पौधों में, पौधों में, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, ये याद कर लेना है ये भी। और सेलुलोज जो है प्लांट्स में होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पेप्टिडोग्लाइकैन जो है वो बैक्टीरिया में होता है, कल हमने देखा था ये, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन। अब अगर कोई चीज़ ऐसे सेलुलोज है, ठीक है, ये हार्ड है और रिजिड है, मतलब इस पर कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगे ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो भले चेंज है, लेकिन ये एक, अगर इस रेक्टेंगुलर शेप की है तो ये रेक्टेंगुलर शेप की ही बनी रहेगी। अगर ये स्क्वायर शेप की है तो स्क्वायर शेप की ही बनी रहेगी। अगर ये ओवल शेप की है तो ओवल शेप की ही, अंडाकार शेप की ही बनी रहेगी। तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब सेल वॉल हार्ड है तो अगर किसी चीज, मतलब कोई अगर इंटरनल चोट, एक्सटर्नल चोट अगर लगे इस पर, या कोई से कुछ भी इस पर हो, एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इसको प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। प्लांट सेल में किससे बनी होती है, सेलुलोज की हमने देखा। फंजाई में पाई जाती है, फंजाई में किससे बनी होती है, काइटिन से। और बैक्टीरिया में पाई जाती है किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन से। अब्सेंट इन एनिमल सेल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है कि एनिमल सेल्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जीव जंतुओं के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, इसको तो याद रखना ही रखना है। बाकी ये तीनों चीज़ याद रखना है, सेलुलोज प्लांट्स में, काइटिन फंगाई में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक फ्लूइड कंटेनिंग वाटर, एंजाइम्स,
साल्ट्स एंड ऑर्गेनल्स। अब ये एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए एनिमल सेल है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, केवल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया आउटर स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो भी वाटर लाइक जेल लाइक कंटेंट है, सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें वाटर हो सकता है, इसमें एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें साल्ट्स हो सकते हैं, इसी के अंदर ही ऑर्गेनल्स यानी अंगक पाए जाते हैं। अंगक जैसे सेल मेम्ब्रेन तो बाहर हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, अब इसी में न्यूक्लियस होगा, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसी में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसी में सेंट्रियोल होगा, ठीक है, इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसी में गोल्जी बॉडी होगी, ठीक है। अगर प्लांट सेल है तो इसी में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड सपोर्ट ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो रेस्पायरेशन हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप की साइकिल हो, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो, ठीक है, चाहे डीएनए सिंथेसिस हो, चाहे आरएनए सिंथेसिस हो, ये सब इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सब में पाई जाती हैं, ऑल सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। साइटोप्लाज्म सभी जगह पाया जाता है। उसके बाद है न्यूक्लियस यानी नाभिक, ठीक है। नाभिक क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कल मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि जिसके बाहर दो परत हो, ठीक है, एक आउटर एक आउटर या बाहरी परत, दूसरे इनर या आंतरिक परत, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ये हुआ स्ट्रक्चर कंटेनिंग डीएनए एंड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस और इसी में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा कंट्रोल सेल्स एक्टिविटीज। अब ये न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोटीन सिंथेसिस होना है, कहाँ रेस्पायरेशन होना है, डीएनए का सिंथेसिस कैसे होना है, आरएनए का सिंथेसिस कैसे होना है, ये सब कंट्रोल कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से, ठीक है। स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है डीएनए में ही स्टोर होती है, जहाँ पे जीन पाए जाते हैं। डीएनए से ही मिलके क्रोमोसोम बना होता है। रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन, जब सेंट्रल डोग्मा हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम बताएंगे कैसे ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। उसके बाद ये केवल कहाँ पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल्स में। कल हमने पढ़ा था केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, कल से इसका नाम सुन रहे हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, डेंस, ठीक है। डेंस मतलब बहुत घना, जैसे मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर एकदम बहुत डेंसली ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको राउंड सर्कल में ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इस बना किससे होता है, तो इसमें होता है आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। राउंड स्ट्रक्चर, ये राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से। प्रोड्यूसेस राइबोसोम, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, यहाँ से राइबोसोम का उत्पत्ति होती है, ठीक है। या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक टाइप का ये फैक्ट्री है किसके लिए, राइबोसोम के लिए, ठीक है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, यहाँ से राइबोसोम की फैक्ट्री है, यहाँ से राइबोसोम बन के निकलते हैं। केवल किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। बात समझ में आ रही होगी, कल पढ़ाए थे कल वाली क्लास में, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा हमने, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, यहाँ बताया ना, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर पोर्स। क्या होता है, जब ये न्यूक्लियस जो बना होता है तो ये जो आउटर लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वो ऐसे कंप्लीट नहीं होती, वो ऐसे होती है, और जो इनर लेयर होती है वो ऐसे मिलके बनी होती है। तो ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोल या नाभिकीय छिद्र। तो यहाँ से क्या होता है, सब कंटेंट जो है न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म कैसे, ये
साइटोप्लाज्म कैसे, ये है, ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, ये यहाँ बना लेते हैं, ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है ये ऐसे कहीं कहीं पे ब्रेक होता है, कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो इससे कंटेंट निकल के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पोर का यही फंक्शन होता है, ठीक है। रेगुलेट्स मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये बताया ना मैंने, यहाँ से न्यूक्लियर पोर से, नाभिकीय छिद्र से न्यूक्लियस के पदार्थ जो हैं वो साइटोप्लाज्म में आते हैं, साइटोप्लाज्म के पदार्थ जो है वो न्यूक्लियस में जाते हैं। केवल किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में, कल हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये बचपन से सुनते आ रहे होंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, कुछ याद रहे या ना रहे ये जरूर याद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये भी ऐसे दो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, ठीक है। इसके अंदर फिर ये क्रिस्टी पाई जाती है, तो ये हो गई आउटर लेयर, ये हो गई इनर लेयर, ठीक है। अब जो इसका इनर लेयर है यही मिल के बनाती है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी पे ही ऐसे इस टाइप स्ट्रक्चर के ऐसे पार्टिकल जिसको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स, ये जब एटीपी सिंथेसिस होता है तो इनका बहुत मेन रोल होता है। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन क्या करता है, F1 पार्टिकल, ठीक है। प्रोड्यूसेस एटीपी एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पायरेशन, जो सेलुलर रेस्पायरेशन जब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कैसे एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो एटीपी होती है यही एनर्जी होती है, इसी से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। ऐसे सिंपल भाषा में समझें अगर तो जब हम रेस्पायरेशन करते हैं प्लांट में या एनिमल में तो जो एटीपी जनरेट होती है उससे हमको एनर्जी मिलती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में, क्यों, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो ये तो याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं हुई। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स में। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो ये याद रखना है क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, याद ही रहता है वैसे सबको, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, या कौन से अंगक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट का नाम है तो वो ऑप्शन हम सही करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, छोटे, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब कि इसमें कोई भी परत नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसमें कोई भी परत नहीं पाई जाती, कोई भी परत नहीं पाई जाती, इसलिए आप लोग को याद होगा कल की क्लास में मैंने बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये भी किससे मिलके बनी होती हैं राइबोसोम्स, आरएनए से और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर सेलुलर फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है ये, कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, कि ये प्रोटीन बनाने में इसका रोल होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो राइबोसोम में कुछ याद रहे ना रहे ये जरूर याद करना है, नॉन मेम्ब्रेनस होती है और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करती है, सभी सेल्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप की और यूकैरियोटिक में 80S टाइप की, ये हमने कल देखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये एक ऐसे जालनुमा स्ट्रक्चर होता है जो नाभिक से लग के होता है। जैसे ये नाभिक है और ये एक सेल है, ठीक है। तो यहीं से ऐसे 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 जालनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये नाभिक से लग के साइटोप्लाज्म में पूरा फैला होता है। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। ये यहाँ से नाभिक से मिल के
ऐसे लगी होती हैं, तो ये ऐसे पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न इनमें से किस पे राइबोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, राइबोसोम पाए जाएंगे। एक ऑप्शन रहेगा RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रहेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा रहेगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन बना दिया जाएगा। तो इसमें हमको याद रखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसका फंक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो सकता है, वो हो सकता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम अगर ER पे पाए जा रहे हैं तो इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का ही होगा। दूसरा होता है स्मूथ ER यानी स्मूथ एंडो, जिस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो जिस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, उसका होता है लिपिड का सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। ये वसा का निर्माण करती है, वसा यानी फैट जिसको बोलते हैं, लिपिड का, और ये क्या, प्रोटीन का। ठीक है, ये प्रोटीन का। तो ये दोनों बात याद रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करती है, यानी वसा का। अब ये किस में पाई जाएगी, केवल यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गोल्जी apparatus पे। ठीक है, गोल्जी apparatus क्या है, स्टैक्ड, फ्लैटेंड और मेम्ब्रेन सैक्स। ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं इनके, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर। अब होता क्या है, ये कनेक्ट होते हैं ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है या लिपिड सिंथेसिस होता है वो आता है गोल्जी बॉडी में। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या करती है, फिर यहाँ से एक ऐसे वेसाइकल्स, ऐसे छोटे गोले जैसा ऐसे एक वेसाइकल्स बनाती है, जो यहाँ से निकलते हुए पैकेजिंग होते हुए जो उसमें कंटेंट चाहिए होगा वो यहाँ से एक तरफ से निकल जाती है। अब इसका एक सिस फेस होता है और एक स्ट्रक्चर में इसका ट्रांस फेस होता है। अब इतना नहीं पढ़ना है ये सब, बस इतना याद रखना है गोल्जी बॉडी क्या है, स्टैक्ड मतलब कि एक से, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी हुई, जैसे नहीं बोलते हैं कॉइन का स्टैक होता है, अगर कॉइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देते हैं, स्टैक्ड। फ्लैट फ्लैट होती हैं और मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन होता है इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, अभी करता क्या है इसका काम, मोडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने बताया ना अभी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रही है प्रोटीन और वसा, तो ये क्या करती है, हम पैकेजिंग का काम करती है एक टाइप का। ये यहाँ पे आएगा, इसको पैक्ड करेगा, ये किसमें क्या चीज़ चाहिए, किसको कहाँ भेजना है, किसको क्या चाहिए। किसी को प्रोटीन भेजना है तो यहाँ प्रोटीन पैक होगा, इधर से प्रोटीन निकल जाएगा, तो प्रोटीन जिसको चाहिए होगा उस सेल ऑर्गेनल में पहुँच जाएगी। अगर किसी को लिपिड चाहिए होगा तो लिपिड इधर आ जाएगी कि भाई इनको लिपिड चाहिए, इनको लिपिड भेजो, इनको प्रोटीन चाहिए, इनको प्रोटीन भेजो। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का। तो उसके बाद क्या काम हो गया इसका, मॉडिफाइड सॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, और कहाँ पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या क्या याद रखना है, सबसे मेन काम यही है कि ये क्या करती हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं। अगर कोई कहीं क्वेश्चन आए कि पैकेजिंग का काम कौन सा कोशिका में कौन से अंग करता है, तो वो क्या है, गोल्जी बॉडी। उसके बाद लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है इसमें। लाइसोसोम राइबोसोम, कंफ्यूज नहीं होना किसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होना है, राइबोसोम याद कर लेना है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है, बाकी सब में होता है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, सैक्स मतलब कि ऐसे छोटे छोटे गोले। ठीक है, ऐसे स्पेस फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें क्या होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो इसमें ऐसे भरे होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, सुसाइडल बैग। ये क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं आया, तो आ भी सकता है ये क्वेश्चन। लिखा है गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल, तो ऐसे इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि ये जहाँ पे जाती है ना, अगर ये जहाँ कहीं गई और वहाँ पे जाके ये अपना कंटेंट जो है रिलीज कर दी,
ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसे रिलीज करेंगे तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, इसीलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। अगर कोई पूछे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स किसको बोलते हैं, तो वो होता है लाइसोसोम का। तो ये लाइन जरूर याद रखना है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। हिंदी में क्या कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी देख लेना इसका, सुसाइडल बैग, ठीक है, हिंदी याद नहीं आ रहा है मुझे भी, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या होते हैं, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन वेस्ट, डैमेज ऑर्गेनल्स एंड फॉरेन सब्सटेंस, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कहीं जाएंगे रिलीज हो जाएंगे, अगर कोई वेस्ट है तो वहाँ पर जाके अपना कंटेंट रिलीज कर देगा, तो वो वहाँ से डाइजेस्ट होकर वो ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। केवल ज़्यादातर ये एनिमल सेल्स में ही पाई जाती हैं। जैसे ना हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचने में कैसे होता है, ये लाइसोसोम का ही रोल होता है, ये आके अपना एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है, रेयर इन प्लांट सेल्स, कभी कभी किसी प्लांट सेल में पाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पैराक्सीसोम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन देख लेते हैं। स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है कंटेनिंग एंजाइम्स लाइक कैटालेज, ठीक है। कैटालेज क्या है, एक एंजाइम का नाम है, ठीक है, नाम है। ब्रेकडाउन्स फैटी एसिड्स एंड न्यूट्रलाइट टॉक्सिक सब्सटेंस, जहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सुना होगा ना आपने, जहरीली गैस होती है, तो इसको ये न्यूट्रलाइज करता है, केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। उसके बाद है वैक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैक्यूल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ये लार्ज इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में इनका जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे अगर ये प्लांट सेल है एक, ठीक है, एक ये सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि ज़्यादातर पोर्शन यही कवर की रहती हैं, वैक्यूल्स ही कवर की रहती हैं। तो ये तो आप अगर प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब वैक्यूल है और प्लांट सेल है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये लार्ज इन प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती हैं, स्मॉल और या अपसेंट या नहीं होती हैं एनिमल सेल में। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्या कि लार्ज इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल जो है लार्ज इन प्लांट सेल और स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। अब वैक्यूल होती क्या है, लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड सेल, लार्ज इन प्लांट स्मॉल इन एनिमल, स्टोर वाटर, इनका काम क्या होता है, पानी को संचित करना, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, प्रोवाइड्स टर्गर प्रेशर इन प्लांट्स। टर्गर प्रेशर का रोल हम पढ़ेंगे जब स्टोमेटा या ट्रांसपरेशन पढ़ेंगे, तब उसमें हम ये रोल पढ़ेंगे, टर्गर प्रेशर का रोल क्या होता है, ठीक है। तो वैक्यूल में ये याद रखना है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि लार्ज इन प्लांट सेल। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यानी लवक, लवक बोलते हैं ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, यानी 2 लेयर पाई जाती है, इसके अंदर ही ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो नाम सबने ही सुना होगा, जो पौधों में पाई जाती है, जिससे पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना खाना अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है ये इसी क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, ठीक है, और कहीं नहीं, क्लोरोप्लास्ट में ही। क्लोरोप्लास्ट में से स्ट्रक्चर होते हैं ग्रैनम, थैलाकोइड, ग्रैनम, तो उसी में ये पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, पौधों में। पौधों में कहाँ ज़्यादातर, जैसे पत्तियाँ हैं तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हरी दिखती है ना पत्तियाँ, तो इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियाँ हरी दिखती हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का ये मेन फंक्शन हो गया कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट लगा के आना है। कन्वर्ट सनलाइट्स इनटू ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस पता ही होगा क्या होता है, अगर नहीं पता थोड़ा सुन लीजिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को जब प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में आती हैं, और क्लोरोफिल होता है जहाँ पे, तो इससे क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो ये होता है फोटोसिंथेसिस। तो ग्लूकोज क्या हो गया, खाना हो गया, हमारा भी जो भी खाना हम खाते हैं और डाइजेस्ट होकर कार्बोहाइड्रेट किस में जाता है, ग्लूकोज में ही। वैसे भी हर एक फूड जो है डाइजेस्ट होकर बाद में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो प्लांट पहले से ही ग्लूकोज बना लेते हैं, कैसे, इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, ठीक है। तो प्लांट सेल्स ओनली केवल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लांट सेल में। एनिमल्स खाना बनाते हैं, हम अपना खाना बना पाते हैं,
नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हमारे में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया था। क्लोरोप्लास्ट अगर होता हमारे में तो हम भी खाना बना लेते। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या याद रखना है मेन, कि प्लांट सेल में केवल प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये 3 बातें तो याद रखनी ही रखनी है। उसके बाद है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मेन काम होता है नेटवर्किंग होती है, जो सेल्स को एक शेप प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। मेंटेन सेल शेप, असिस्ट इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेन्स एंड सेल डिवीजन। ठीक है। सभी सेल में पाई जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेंट्रियोल्स, ये एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। सेंट्रियोल्स क्या होती हैं? स्मॉल सिलेंड्रिकल, ये कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसे। ठीक है। स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्ट्रक्चर है, वो ऐसे 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 करके ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जब इसको हम काटते हैं तो ठीक है। हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इसका यही इंपॉर्टेंट है कि ये सेल डिवीजन में ये जब माइटोसिस और मियोसिस होता है तो ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ठीक है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे इसके बारे में बताएंगे कैसे इसका फंक्शन होता है, कैसे ये सेंट्रियोल जो है हेल्प करता है सेल डिवीजन में। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि केवल और केवल एनिमल सेल में, यानी जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। ये जब हम एनिमल और प्लांट सेल का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसमें भी देखेंगे। ठीक है। एनिमल सेल्स में केवल पाई जाती हैं क्या? सेंट्रियोल्स। ठीक है। सेंट्रियोल्स, और क्या इनका हेल्प काम होता है? ये सेल डिवीजन में काम करती हैं। उसके बाद है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होते हैं? ये जैसे कोई बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर ऐसे हो गया फ्लैजिला, ये ऐसे 2 फ्लैजिया हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं फ्लैजिला। ये थोड़ा बड़ी होती हैं साइज में, इनका मतलब ये लेंथ इनका ज़्यादा होता है। इनका काम क्या होता है? ये इससे ये बैक्टीरिया या मान लीजिए एलगी है, क्लेमाइडोमोनास है ये, ठीक है, तो ये इसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं, यानी इससे चलते हैं। एक टाइप का इनका लोकोमोटिव ऑर्गन है। ठीक है। इससे ये चलते हैं। लॉन्ग विप लाइक टेल स्ट्रक्चर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। हेल्प्स इन सेल मूवमेंट, यानी सेल को चलने में। जैसे स्पर्म सेल में आप जानते होंगे ना, ऐसे पीछे को बड़ी सी फ्लैजिला होती है, इसको टेल बोलते हैं स्पर्म का, तो फ्लैजिला ही होता है। बैक्टीरिया में बताया मैंने अभी, तो ऐसे एलगी में क्लेमाइडोमोनास है तो उसमें भी ऐसे फ्लैजिला पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोटिस्ट एंड एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं। उसके बाद है सीलिया। सीलिया क्या होता है? सीलिया फ्लैजिला जैसे ही होते हैं, लेकिन ये फ्लैजिला अगर ये है तो ये सीलिया है। सीलिया छोटे होते हैं फ्लैजिला से। इनका भी काम क्या होता है? ये भी मूवमेंट में ही, मूव सब्सटेंस अक्रॉस सेल सर्विस। ठीक है। तो ये भी मूवमेंट में ही काम करते हैं। कुछ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके इससे ज़्यादा ना पढ़ना है, ना इसके बाहर पूछा जाएगा। जितना आ सकता है एग्ज़ाम में, जितना आया हुआ है सब मैंने कवर कर दिया है। ठीक है। इसमें उसके बाद सबसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें बचा हुआ है कि कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, कि प्लांट सेल्स में क्या ऐसा होता है और एनिमल सेल्स में, जंतु कोशिका में क्या होता है। ये हमको थोड़ा डिफरेंस देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें प्लांट सेल में पाई जाती हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं, क्या चीज़ें एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में पाई जाती हैं जो पौधों में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आएंगे भी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या आर ओ हो, सब में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं शेप में। ठीक है। तो ज़्यादातर आप अगर प्लांट सेल देखेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखेंगे। ठीक है। ऐसे। और ज़्यादातर अगर आप एनिमल सेल देखेंगे तो राउंड दिखेंगे, या ओवल शेप का दिखेंगे, या अंडाकार अंडाकार से भी दिखेंगे, या गोलाकार शेप में दिखेंगे, स्ट्रक्चर में दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, ये क्या, कि इसमें सेल वॉल, यानी सेल वॉल क्या था? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये भी हमने ऊपर देखा। क्या काम करती है? स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट को हेल्प करती है। ठीक है। तो ये सब बातें ऊपर पढ़ी हुई हैं। ठीक है। एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। ये यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो याद करना ही करना है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, हमने ऊपर पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट किसमें केवल प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल होता है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा हमने। उसके बाद एब्सेंट होता है किसमें? एनिमल सेल्स में, इसलिए हम दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है। हमको दूसरे से खाना चाहिए होता है, प्लांट से या जानवर को ही मार के खा जाते हैं, तो इसलिए क्यों? क्योंकि हम खाना नहीं बना पाते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? लार्ज होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेंट्रल मतलब क्या? जैसे ये सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लांट सेल है, तो ये ऐसे बीच में एक सबसे बड़ी अगर कोई संरचना दिखेगी तो वो क्या हो जाती है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। काम हमने इसका ऊपर देखा था, स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन टारगेट प्रेशर। उसके बाद इसमें क्या होता है? एनिमल सेल में स्मॉल या तो बहुत छोटी होगी, अगर ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे कहीं एक वैक्यूल होगा, या तो नहीं ही होती है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम सबसे फिर इम्पॉर्टेंट, क्या रेयर या अब्सेंट, या इसमें प्रेजेंट ही प्रेजेंट होगा, ये कन्फर्म है। इसमें कभी कभी पाया जाता है, कभी कभी अब्सेंट होता है। उसके बाद सेंट्रियोल, ये याद रखना है कि ये नहीं होता है किसमें? प्लांट्स में। इसमें एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, माइटोसिस और मियोसिस में जो है ये हेल्प करता है। अब यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है मन में कि माइटोसिस मियोसिस तो प्लांट में भी होता है, तो यहाँ पे कैसे होता है जब ये नहीं होते हैं, ठीक है। जब सेंट्रियोल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं तो माइटोसिस और मियोसिस की प्रक्रिया प्लांट में कैसे होती है, ठीक है। तो इसको हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो इसको मैं बताऊंगा, तब वहाँ पर समझेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड। प्लास्टिड क्यों लिखा है? प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लास्टिड जो है ये केवल और केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होंगे, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे क्रोमोप्लास्ट हो, चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो। एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट का काम मैंने बताया था कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जो कलर देते हैं। टमाटर क्यों लाल दिखता है? गाजर क्यों लाल दिखता है? पपीता क्यों पीला दिखता है? क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? ये फूड को स्टोर करने का काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस पोजीशन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं दोनों में, मोर इन नंबर होते हैं क्योंकि एनर्जी हम जो है फूड से प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पे रेस्पायरेशन प्रोसेस ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ा कम होते हैं प्लांट सेल में। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता ही है, एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट्स, जो खाना अपना स्वयं से बनाते हैं। ऑटो मतलब स्वयं से, ट्रॉफिक मतलब खाना बनाना, ठीक है। मेक इट्स ओन फूड वाया फोटोसिंथेसिस, और हम एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं या दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। स्टोरेज मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। स्टोरेज मटेरियल क्या होता है? प्लांट में स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? जो कई छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं। तो ये हो गया स्टोरेज मटेरियल, स्टार्च हो गया इसमें। और हमारे में क्या होता है? एनिमल सेल्स में क्या होता है? ग्लाइकोजन, ठीक है। एनिमल सेल्स को ऐसे याद रखना, खुद को, हम ह्यूमन क्या है? एनिमल ही तो हैं, तो हमको खुद का याद रखना। हमारे में कैसे स्टोर होता है फूड? ग्लाइकोजन के रूप में। प्लांट में कैसे होता है? स्टार्च के रूप में। साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, ये भी सेल डिवीजन आएगा तब इसको बताएंगे। सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है और क्लीवेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको सेल डिवीजन टॉपिक में एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, प्लांट एंड एल्गी, एनिमल्स या ह्यूमंस। तो ये हमारा पूरा सेल टॉपिक जो है, सेल चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब इसके जो MCQ हैं, PYQs, ठीक है, और कुछ PYQ खुद से मैं बना के वो एक PYQ के लिए अलग वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें घटना चक्र का पूर्वावलोकन का PYQ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक इसे क्वेश्चन डिस्कस हो ही गए हैं, एक बार फिर भी उसको कर लेंगे। उसके बाद फिर शुरू करेंगे सेल डिवीज़न, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये पूरा कवर हो गया है हमारा सेल, कुछ अब इसमें छूटा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी धीरे 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 जितना जल्दी हो सकेगा 10-20 क्लास में जल्दी से बायोलॉजी ख़त्म करके नेक्स्ट पार्ट फिजिक्स शुरू करेंगे, क्योंकि आर में फिजिक्स का बहुत स्कोप रहता है। फिजिक्स का भी, फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स के आ ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।